8 अप्रैल 2021 को गोंडा स्थित दिल्ली पत्रकार महासंघ के कार्यालय में अल्पसंख्यकों के लिए जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देना था। मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान जी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता लीड दिल्ली के मुख्य संपादक व विधिपक्ष एनजीओ के अध्यक्ष अजय जैन जी ने की। जाकिर खान जी ने स्वयं सम्मान पत्र, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, अपॉइंटमेंट लेटर देकर अजय जैन जी को अल्पसंख्यक आयोग की सदस्यता दी। कार्यक्रम में हाजी अकरम, मोहम्मद आकिल, बबलू गोस्वामी, माइनॉरिटी डायरेक्टर चांदराम, विजय बंसल और मौजपुर जैन समाज के प्रधान सुभाष चंद्र जैन अतिथिगण के रूप में उपस्थित हुए। आइए देखते हैं पूरा कार्यक्रम। जैन साहब को हमने पीस कमेटी का दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में जैन एडवाइजरी का हमने इनको सदस्य नियुक्त किया है। धन्यवाद। इनको ये सम्मान हम आज इनको देंगे और आशा करते हैं भगवान महावीर जी से कि उम्मीद करते हैं कि आपको वो सफल बनाए और जिस कार्य के लिए आपको जो पदभार सौंपा गया उसको निष्ठापूर्वक व्यवहार करते हुए बार कहा जाता है कि जब पदभार कहा जाता है तो उसको कई लोग इस तरीके से देखते हैं कि आज तो मुझे पद मिल गया, कुर्सी मिल गई। नहीं, मेरी जब शिवानी मैम से बात हुई तो मैंने उनसे यही कहा कि पद मिले ना मिले लेकिन प्रोग्राम में लगातार देता रहूंगा और मेरा काम प्रोग्राम से हो जाएगा, क्योंकि जब जनता के बीच में एक किसी कार्य को लेकर जाते हैं तो वो कार्य शायद उस पदभार से बड़ा हो जाता है और इसी तरह से इसी वजह से जो कार्य करता है वो कहीं ना कहीं जुड़कर, देखिए धन्यवाद है बहुत बहुत। सम्मान जब मिलता है उसको दिल को खुशी तो होती है, साथ में बहुत इंतजार से ये तो बड़ी देख रहा था। धन्यवाद है। ऐसे पकड़ जैन साहब थोड़ा, हाँ थोड़ा ऊपर ऊपर जैन साहब पैड छपाने की जरूरत नहीं है, जितने खत्म होंगे डीएमसी आपको प्रोवाइड करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विजिटिंग कार्ड, और आज से आप कहीं पे भी जाएंगे अपना विजिटिंग कार्ड साथ में देंगे, ये भी आपको सुविधा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र जैन जी हैं और ये प्रधान जी। ये हमारा एक दिन में एक छोटा सा ये सर्टिफिकेट होता है हमारी तरफ से कि जो इन्होंने कार्य किए इतने दिनों से मिलके हमारे साथ में, तो माइनॉरिटीज़ के बारे में विस्तार से आपने दिए तो ये आपको देते हैं। और ये आपको नियुक्ति पत्र है जो कि आपको इसमें दिया गया है। जैन एडवाइजरी हम तो आपसे फीस का भी काम लेंगे। आप जो हमें कहेंगे मैं बिल्कुल तैयार हूँ और हर तरीके से बार बार कही जाती है बात कि तन मन धन, मैं समय के साथ भी आपके साथ हूँ क्योंकि तन मन धन तो हो जाता है लेकिन समय लोगों के पास कम रहता है। अभी बैठे हुए हैं कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, जिसका 2099 के अंदर 1999 के अंदर इसका गठन हुआ और 2000 के अंदर इसके चेयरमैन बने। इसका कार्यकाल 3 साल के लिए होता है। उन 3 साल के अंदर जो व्यवस्थाएं माइनॉरिटी कमीशन के अंदर दी गई हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचना और पहुंचाना ये माइनॉरिटी कमीशन का काम होता है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अंदर 6 धर्मों को मानने वाले जो आस्था रखते हैं वो 6 धर्म हैं: मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, जिसमें हमारी 6 एडवाइजरी होती हैं और साथ में होती है पीस कमेटी एडवाइजरी। जो मुस्लिम एडवाइजरी होती है उसके अंदर ये काम होता है कि जो मुस्लिम्स की समस्या, मुस्लिम समाज की समस्या, उसकी समस्याओं से अवगत कराया माइनॉरिटी कमीशन को। जैन कम्युनिटी अपनी जो जैन धर्म में या जैन कम्युनिटीज के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं और उनके उत्थान के लिए दिल्ली सरकार क्या कर सकती है और माइनॉरिटी कमीशन क्या काम कर सकता है, वो समस्या हम कमीशन के पास में आनी चाहिए। माइनॉरिटी कमीशन जो दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ
जनता तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा तो इसके कारण क्या है, तो उस पर भी विशेष रूप से चर्चा करती है और उस पर नजर रखती है। जैसे कि दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं हैं, जैसे फीस वापसी योजना, इसमें 3 लाख रुपए तक की इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर एसडीएम द्वारा आपका बच्चा किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहा हो, उसमें प्राइवेट स्कूल भी है और दूसरे भी हैं, जितनी भी फीस आप देंगे साल के अंत में अधिकतम 48,000 रुपये तक आपको वापस मिल जाती है। अगर आपको, जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया भी कि अगर किसी को लोन लेना है जिसमें कि 50,000 से ऊपर अगर लोन लेते हैं तो उसके अंदर 2 सरकारी गारंटर की आवश्यकता होती है, मगर सरकार ने उन गरीब मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले और जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं जिनके अंदर लागत 50,000 से कम है, 10,000, 20,000, 30,000 की लागत लगाकर वो अपना कारोबार शुरू कर सकता है, उन लोगों के लिए 50,000 तक लोन बिना किसी गारंटर के आपको उपलब्ध कराया जाता है। ये एक योजना। अगर आपका बच्चा पढ़ने में होशियार है, अगर वो किसी इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग लेने के लिए या कोचिंग लेने के लिए दाखिला इंस्टीट्यूट के अंदर चाहता है जहाँ की फीस 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक है, मगर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो चलाई जा रही योजना है जय भीम मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत आप जो सरकार द्वारा निर्धारित केंद्र है वहाँ पर बच्चे का टेस्ट दिलाइए, अगर वो पास हो जाता है तो निःशुल्क कोचिंग आपको दी जाती है, चाहे वो IAS की हो, चाहे IPS की कोचिंग हो, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, इंजीनियर की हो, किसी भी प्रकार के जो हमारे कोर्स है उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। अगर आपको वाहन खरीदना है 10 लाख रुपए तक का ऋण दिल्ली सरकार देती है। इसके अलावा ये तो योजनाओं पे नजर रखना और योजनाएं जनता तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, इसके लिए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन अपने जो मेंबर नियुक्त करती है, जिनको सदस्य बनाती है, उनके माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयास करती है और इन योजनाओं का लाभ कैसे मिले, उन योजनाओं का लाभ घर घर तक कैसे पहुंचे, इसके ऊपर हम सेमिनार करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, NGOs की मदद लेते हैं, उनको हम वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जो जिनको जागरूकता अभियान के अंदर जनता को कैसे फायदा पहुंचे, हम NGOs की मदद से और जो भी कोई कार्यकर्ता होता है जो सामाजिक, उनकी हम मदद लेके काम करते हैं। ऐसे अफवाह फैलाता है जहां पे माहौल बिगड़ने का काम हो, उनके खिलाफ माइनॉरिटी कमीशन नोटिस भेजता है, पुलिस को नोटिस भेजता है और ऐसे व्यक्तियों को ढूंढकर जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का भी काम माइनॉरिटी कमीशन करता है। अगर आपके किसी बच्चे के साथ स्कूल के अंदर माइनॉरिटी का बच्चा है और माइनॉरिटी के बच्चे को समझकर उसके साथ कोई अभद्र टिप्पणी करता है या उसके जात के ऊपर कोई अपशब्द बोलता है या उसके धर्म को लेकर बच्चे को सताया जाता है, अगर ऐसी कोई भी आपके नज़र में ऐसी शिकायत आ गई तो माइनॉरिटी कमीशन के आप संज्ञान में या माइनॉरिटी कमीशन में कंप्लेन देते हैं तो हम उस स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं। अगर हम कोई दंगा हो रहा है या कोई माइनॉरिटी के जहाँ पे कम लोग रह रहे हो, उन लोगों को तंग किया जा रहा हो या उन लोगों के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही हो या उनके लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा हो और पुलिस में आपकी कोई सुनवाई ना हो रही हो तो उनके खिलाफ भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। इस तरीके से कोई भी आप देखिए समाज के अंदर कोई भी नफरत फैलाने की कोशिश करे या संविधान के विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहा हो, समाचार के माध्यम से
या व्हाट्सएप के माध्यम से या लिखित रूप से कोई भी शिकायत आती है हमारे पास, तो कमीशन सबसे पहले उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देती है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा भी चलाती है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कहीं पे किसी तरीके से भी आपको कोई शिकायत मिले जो माइनॉरिटी कमीशन या माइनॉरिटी के जो धर्मों के मानने वाले हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हो, तो उनके खिलाफ कोई साजिश करते हैं, उनके खिलाफ कोई काम करे या उनको कोई टिप्पणी करे, आपको किसी तरीके से धर्म के ऊपर कोई ऐसे शब्द बोले जिससे कि आपको नागवारा गुजरे, आपके पहनावे के ऊपर बोलता हूँ, आपके खाने पीने के ऊपर बोलता हूँ, किसी भी तरह के आपको लगता है किसी ने आपके धर्म के नाम पर आपको ठेस पहुंचाई है, आप लिखित रूप में हमें कंप्लेन दीजिए। हम उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस को कंप्लेन करने का निर्देश देते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं। ये दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का। इसके अलावा जो हमारी पीस कमेटी बनती है, उस पीस कमेटी में किसी भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति उसके अंदर सदस्य बन सकते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि पीस कमेटी के माध्यम से हम सेमिनार करते हैं, इलाकों में शांति व्यवस्था बनी रहे, आपस में मेल जोल रहे, हिंदुस्तान की तहजीब बची रहे, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। इसलिए हम पीस कमेटी का भी गठन करते हैं, जहां हमें ये लगता है कि अल्पसंख्यक लोग रहते हैं और उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही, उन्हें कोई सताया जा रहा है, तो हम पीस कमेटी के माध्यम से जो हमारे पीस कमेटी के सदस्य हैं उन सदस्यों को हम वहाँ पर भेजते हैं और ऐसा वातावरण माहौल बनाने की कोशिश बनाते हैं ताकि वहाँ पर जो व्यक्ति अल्पसंख्यक रह रहा है उसको हितों की रक्षा मिले, हितों की सुरक्षा हो। इस तरीके से हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। अगर आपको किसी तरीके से भी कोई दिक्कत या परेशानी हो, हमारे कमीशन में आइए। हमने अपने कमीशन के अंदर एक हेल्प डेस्क का भी निर्माण किया है, जहाँ पे 5 व्यक्ति आपकी सेवा के लिए बैठे हुए। ऑनलाइन किसी भी प्रकार की कोई सुविधा चाहिए या कोई जानकारी चाहिए, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हो, जो माइनॉरिटी के संबंधित धर्मों को मानने वाले व्यक्ति हैं, हमारे दफ्तर में आइए। ऑनलाइन किसी भी तरीके का फॉर्म भरवाना हो आपको, तो हमारे निःशुल्क व्यवस्था है। 5 लोग बैठे हुए हैं आपकी सेवा के लिए, चाहे स्कूल के फॉर्म भरवाने हो, चाहे राशन कार्ड के फॉर्म भरवाने हो, पहचान पत्र के बनवाने हो, चाहे आपको लाइसेंस बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, स्कूल फीस वापसी का हो या वाहन ले लेना, किसी भी प्रकार का अगर आपको ये सुविधा चाहिए, हमारे पास 5 डेस्क हेल्प के लगे हुए, कोई जानकारी चाहिए वो भी आप वहाँ से प्राप्त यहाँ पर भी हम करेंगे। ये इसके अलावा हम आने वाले समय में कुछ ऐसे काम भी करेंगे। स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने जा रहे हैं, जहाँ पे बच्चों की प्रतिभा को निकालने के लिए वहाँ पे हम कैंप लगाएंगे, बनाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। इसके अलावा हेल्प डेस्क का भी हम निर्माण करने जा रहे हैं, ताकि आपकी डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्प डेस्क भी खोलेंगे, ताकि जो सुविधा हम माइनॉरिटी कमीशन के दफ्तर में देते हैं वो हर कहीं पे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वो उपलब्ध हो जाए। बहुत सारी योजनाएं हैं, आपकी साथ की ज़रूरत है। अजय जैन जैसे, शर्मा जी जैसे हमारे मेंबर बने हैं, बबलू गोस्वामी जैसे, हाजी अरकम साहब, चांद राम जी, चौधरी साहब, ये तमाम हमारे साथी हैं जो काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप आइए हमारे दफ्तर में, हमारी ताकत बनिए, इस दिल्ली की ताकत बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी आपने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी विशेष समुदाय, जात, धर्म या उसके किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का या भड़काऊ भाषण देने का कार्य करता है तो उस पर अल्पसंख्यक आयोग कार्रवाई करवाते हैं और उस पर मतलब मुकदमा कराते हैं। तो एक यतीन सिन्हानंद सरस्वती है, सर सुन लो, वो इन्होंने नहीं कराया है, मैं इनका एक्शन पूछ रहा हूँ। यतीन सिन्हानंद सरस्वती ने मुस्लिम समुदाय को लेकर एक बड़ी जहर उगलने वाली बात की है, तो एक तो मुझे उस पर आप जवाब दे दें। दूसरा, दिल्ली सरकार का 1076 जो नंबर है वो किसी भी फ़ोन से नहीं लगता, जबकि आज के ज़माने में हर व्यक्ति 1 महीने का 3 महीने का रिचार्ज कराता है अपने मोबाइल में और उसी से ही वो अपने जीवन का कार्य आगे बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में जब हम उस पैकेज से जो हम 300 का और 500 का डलवाते हैं
उस पैकेज से जब हम 1076 फोन नंबर घुमाते हैं तो वो नंबर नहीं लगता है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है सर, मुझे वो भी बताने की कृपा करें। नहीं चलिए वो नंबर की तो अलग बात है, जो उसके लिए नोटिस हुआ वो बताइए। नरसिम्हन सरस्वती जिनका आपने नाम लिया है जी, नरसिम्हानंद जी, वो अपने आप को हिंदू कहते हैं जी, और हिंदू धर्म के अपने आप को अनुयायी मानते हुए, हिंदू धर्म के रक्षक मानते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की। मगर ये भूल गए हैं कि जो उन्होंने वाक्य बोले हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की है उसे हिंदू समाज भी बर्दाश्त नहीं करे। उसका मुख्य कारण ये है कि हिंदू समाज में एक कहा है कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, और ये जब संसद भवन में हम प्रवेश करते हैं उसमें भी यही लिखा हुआ है संस्कृत में श्लोक, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। ये मेरा बंधु नहीं है, ये मेरा बंधु है। इस तरीके का विचार कुछ जहन के लोग और कुछ मानसिकता के लोग ही करते हैं। हिंदू धर्म के मानने वाले कहते हैं कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। जब ये आ जाता है शब्द तो उसमें किसी भी जाति धर्म का उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि पूरे विश्व में अलग अलग धर्म के मानने वाले हो। हिंदू धर्म ने सभी धर्मों को सम्मिलित करके ये कह दिया हो कि ये पूरा विश्व ही मेरा परिवार हो। ऐसे में अपने आप को यतीनन नरसिम्हा जी अपने आप को हिंदू घोषित करते, वो हिंदू हो ही नहीं सकते। वो किस श्रेणी में आते हैं कि अगर वो ये कहते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं हिंदू धर्म का ज्ञाता हूँ, तो मैं उनकी तुलना रावण से करता हूँ, क्योंकि रावण ने भी कहा था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ और धर्म का अनुयायी हूँ। मैं शिव जी की आराधना करता हूँ, शिव जी की पूजा करके मैंने बहुत से वर प्राप्त करके अमरता भी हासिल कर ली थी। मगर रावण ने जब कृष्ण के ईश्वर के खिलाफ उसने सीता मैया का अपहरण किया, तो ऐसे में श्री रामचंद्र जी ने उस रावण का वध किया। इसका मतलब वो रावण हिंदू था ही नहीं, हिंदू मानने वाला जरूर था। इसी श्रेणी के अंदर नरसिम्हा जी भी आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी भाषा हमारा हिंदू बोल ही नहीं सकता, जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी का आदर्शों का पालन होता हो, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपनी उस समय धर्म को बचाने के लिए कंस का वध किया हो। तो हिंदू धर्म में विशाल धर्म है, जहाँ पे ऐसे व्यक्तियों की कोई जगह ही नहीं। जहाँ तक कहा आपने नोटिस का सवाल, माइनॉरिटी कमीशन का काम है, तो हमने उसको 5 तारीख को नोटिस इशू किया, 2 तारीख को गुड फ्राइडे का छुट्टी, 3 तारीख को सैटरडे का छुट्टी, 4 तारीख का इतवार का छुट्टी। जैसे ही हमारा दफ्तर खुला 5 तारीख को हमने उन सभी के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमीशन को लेटर लिखा कि जिस तरीके से प्रेस क्लब के अंदर जितने व्यक्ति बैठे थे उन लोगों ने जो भाषा का उपयोग किया उसकी जांच और उनके खिलाफ सख्त से सख्त। मेरा नाम महाराजर है, एक सोसाइटी चलाता हूँ, डेली अखबार से हूँ, एडिटर भी हूँ। सर ये जो योजनाएं आती हैं, जैसे अब साहब बैठे हैं हमारे सामने, तो योजनाओं से आती है, लेकिन जब लोग जाते हैं, पटरी वाले जाते हैं, 50,000 वाले 20,000 है। अजीत जी भी इस बात को खूब अच्छी तरीके जानते हैं, लेकिन वो योजनाएं दफ्तरों में लागू नहीं होती। अगर वो अफसर नहीं सुनते हैं और योजनाओं को लोगों को दिक्कत करते हैं, परेशानी करते हैं, उसके लिए आपने क्या उपाय निकाले? दूसरा सवाल सर मेरा यह है कि माइनॉरिटी के नाम पे जो पुलिस अत्याचार करती है, नाम पता लग कर देती है कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, जैनी है या ईसाई है, उसके साथ अत्याचार होता है, माइनॉरिटी उसके लिए क्या एक्शन ले रही है, इसके बारे में तो जानकारी। हिंदुस्तान के जो हमारा संविधान है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जिसका निर्माण किया, उसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव संभव नहीं है। हर धर्म को यहाँ रहने की आज़ादी हो, हर धर्म को यहाँ बोलने की आज़ादी हो, हर धर्म को
अपने हिसाब से पूजा करने की आज़ादी, इबादत करने की आज़ादी है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का खाना खा सकते हैं, किसी भी प्रकार का पहनावा पहन सकते हैं और किसी भी प्रकार की आप बोली बोल सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमारे संविधान के अंदर की गई है। मगर अगर आपका ये कहना है कि कोई व्यक्ति जाति पे, धर्म के आधार पर उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करता है या कानून से हटकर उसके विरुद्ध जाके कार्रवाई करता है, ऐसे में अगर हमारे संज्ञान में इस तरीके की बात आती है तो हम उस ऑफिसर के खिलाफ, उस पुलिसकर्मी के खिलाफ नोटिस दे के जवाब मांगते हैं और ये सिद्ध हो जाता है कि वो वास्तव में दोषी है तो उसके खिलाफ हम FIR दर्ज कराने का इंसान है। सर, जो दफ्तरों के बारे में जो मैंने कहा आपसे, जो व्यवस्था है, दिल्ली सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर चीज़ ऑनलाइन कर दी। ऑनलाइन सुविधा आप लोगों के पास उपलब्ध है। ऑनलाइन के अंदर आप भरेंगे फॉर्म तो उसमें राहत मिलती है। मगर कई बार क्या होता है कि हम कुछ व्यक्ति हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं है, कुछ ऐसे हैं कि जिनको जानकारी का अभाव बहुत कम होता है। ऐसे में वो कहीं ना कहीं भटकाव उनके अंदर आता है। तो ऐसे के अंदर अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी आपको तंग करता है या देरी करता है तो आप माइनॉरिटी कमीशन में उसकी शिकायत करते हैं, तो संबंधित अधिकारी से बात करते हैं और उसके जो नियम है, नियम और कानून के अंतर्गत उसके जितने भी जो फॉर्म जब सबमिट करता है वो सही पाए जाते हैं तो हम उसका तुरंत एक्शन लेकर उसका काम कराते हैं। मेरा सवाल यह है, जैसे केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में सभी के लिए नियम है कि जिनके 2 बच्चे हैं उनको जिनकी पढ़ाई लिखाई में सुविधा दी जाएगी, फीस वगैरह सब माफ की जाएगी, तो क्या अल्पसंख्यक में भी ऐसा ही है कि 2 बच्चों तक सीमित है या जितने भी बच्चे हैं सबको सुविधा मिलेगी? ये जब संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था हमारे संविधान में कि कितने बच्चे हो, कितने बच्चे ना हो। ये तो अब सरकार आती है, उस हिसाब से अपने अपने नियम बनाती है। मगर शिक्षा का दायित्व हर किसी के लिए है। ये कहीं पे भी हमारी किसी कानून के अंदर नहीं है। ये आपके अगर कितने भी बच्चे हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो शिक्षा से वंचित नहीं रह सकते। शिक्षा के जो क्षेत्र में जाते हैं बच्चे, वो तो मासूम होते हैं। अगर वो दुनिया में पैदा हुए उनकी गलती नहीं है। उन मासूम के खिलाफ, उनके व्यक्तित्व के खिलाफ, उनके भविष्य के खिलाफ कोई अड़चन नहीं बन सकता। अगर उन्हें शिक्षा लेनी है तो सरकार का दायित्व बनता है। जो सुविधाएं एक बच्चे को मिलती हैं वही सारी सुविधाएं ज़्यादा बच्चों को भी जिनके परिवार में उनको मिलती है। इस आधार पर उनको वंचित नहीं किया। हो सकता है उनके माता पिताओं को सुविधा देने से वंचित कर दे, हो सकता है, मगर उनके बच्चों के लिए ऐसी कोई भी व्यवस्था हमारी सरकार के अंदर है, केंद्र सरकार ने की, मेरे संज्ञान में समय जो सर कोरोना का समय रहा उस समय स्कूलों की फीस का सभी लोगों का ऊपर नीचे रहा। किसी ने दी, किसी ने नहीं दी, किसी ने थोड़ी दी, किसी के पास हुई, किसी के पास नहीं हुई। और बहुत सारे लोग इस बात से पीड़ित हैं कि अब वो स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है, रिजल्ट रोक रहा है। मेरे पास भी कहीं लोगों की शिकायत आती रहती है कि पत्रकारिता के तहत, क्योंकि कहीं ना कहीं सोचता है कि मीडिया में है आदमी कुछ सुन लेगा, तो इसके लिए भी कोई अल्पसंख्यक आयोगों ने कोई प्रावधान रखा कि जो माइनॉरिटीज में है वो लोग जो स्कूल वाले पूरी फीस मांग रहे हैं। पूरी फीस इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अभी तक बाइफिकेशन हो ही नहीं था ही नहीं। अब मांगा है कि ट्यूशन फीस अभी तक नहीं पता था कि ट्यूशन फीस अलग होती है, बाकी खर्चे अलग होते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन था ही नहीं जो फीस की रिसीट आती थी, तो वो पूरी फीस मांग रहे हैं। और नहीं तो रिजल्ट रोक लिया है, TC रोक लिया है, ना बच्चा का वोट जा पा रहा है। तो इसके लिए क्या मतलब प्रावधान है या नहीं? जहाँ तक सवाल ये है कि जो सरकार ने जो घोषणाएं की थी कि इतने दिन तक कोई किराया नहीं लेगा, इस तरीके की, और इस तरीके की कोई गाइडलाइन सरकार ने दी नहीं थी स्कूल वालों को कि आप पूरे सेमेस्टर की फीस माफ कर दें। मगर कोरोना के अंदर जो हालात देखने में आए गरीब परिवारों के, वो रोजी रोटी से भटके, नौकरियां चली गई, कारोबार बहुत नीचे चला गया,
2 वक्त का भी खाना जुटाना मुश्किल हो गया। मगर जहाँ पे व्यवस्था परिवार की ऐसी हो कि आपका जो कमाने की जो क्षमता जिसकी 10,000 रुपये थी महीने की, किसी की 20,000 थी, किसी की 50,000 थी, उस हिसाब से अपने बच्चों को उन्होंने एडमिशन स्कूल के अंदर रखे थे। मगर जैसे ये महामारी आई तो वो खुद जिनकी 50,000 थी वो नौकरियां छोड़ गई, जिनकी कमाने की क्षमता 50,000 महीने थी वो 10,000 पे आ गए, और जिनकी 10,000 थी उन्हें खत्म हो गई है। मगर ऐसा स्कूल को मैं समझता हूँ कि स्कूल वालों को भी इस बात को समझना चाहिए मानवता के आधार पर, और जो ये इस तरीके की जो हमारी परेशानी आ रही है तो जो दे सकते हो फीस उनसे ले लें, जो ना दे सकते हो उनको भी एक कदम स्कूल वालों को भी आना चाहिए। मैं इसके लिए बता दूं कि दिल्ली में एसडीएम को एक पावर होती है, जो कि यूपी में दिया गया, दिल्ली में एसडीएम को पावर होती है। जब इसकी कंप्लेंट भी की गई तो उनका कहना यह है स्कूलों का कि ना तो हमें एसडीएम देता, ना दिल्ली सरकार देती और ना कोई केंद्र सरकार देती। हम अपना स्कूल अपने दम पर, अपनी लैंड पर, अपने खुद के खर्चों पर चलाते हैं, कोई भी हमारे उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो एक बिल्कुल सीधी सीधी बात बिल्कुल बनती है पेट्रोल की कि अब जब लड़ाई की बात आती है या मार पिटाई की बात आती है तो वो उनके पास अपने कुछ कानून है कि कुछ शिक्षक के कानून होते हैं, वे सारे लागू हो जाते हैं। तो जब तुम व्यापारी हो तो फिर व्यापारी की तरह में, और जब तुम कानून की बात करते हो तो वो कानून में माइनॉरिटीज में हूँ खुद भी, और बहुत सारे मुस्लिम पत्रकार भी ज्यादातर आए रहे। तो मेरा मानना यह है कि अल्पसंख्यक आयोग कोई स्कूलों के लिए इस तरह का कोई गाइडलाइन अपनी तरफ से जारी करेगा या नहीं? देखिए, अल्पसंख्यक आयोग उन शिकायतों का निवारण करता है जहाँ पर उसके अधिकारों का हनन हो। यहाँ अधिकार का हनन इसको हम कह सकते हैं कि उस बच्चे को अगर एडमिशन लिया है उसने और उसको ये कह के उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है कि आप मुस्लिम के हैं, आप सिख के हैं, आप बुद्धिस्ट के हैं, कि आप जैन हैं या पारसी हैं, तो उसका संज्ञान हमारे पास आता तो उसके खिलाफ हम सब कानूनी कार्रवाई। यहाँ फीस का सवाल है, तो फीस की व्यवस्था को देखते हुए, प्राइवेट के स्कूलों की व्यवस्था देखते हुए, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते तो इसलिए जाते थे कि सरकारी स्कूलों का ढांचा और सरकारी स्कूल के अंदर शिक्षा का स्तर तो पहले बहुत नीचे थे। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने, डिप्टी सीएम हमारे मनीष सिसोदिया जी ने इस व्यवस्था के खिलाफ जंग लड़ी, किसी की फीस नहीं बढ़ने दी, और अपने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के बराबर लाके खड़ा करा, वहाँ पे पढ़ाई का स्तर लाके लेके आए, ऊंचा करा, रिजल्ट को ऊंचा बढ़ाया। अब अगर ये देखना है कि अगर आपको ये लगता है कि आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो आप फीस देने के सब सक्षम नहीं है, तो ऐसे बच्चों को आपको लगता है कि आप फीस दे नहीं सकते, तो सरकारी स्कूलों का भी माहौल प्राइवेट स्कूलों के बराबर आ चुका है। आप चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाइए वही सुविधा है, चाहे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाइए वही सुविधा है। अब बहुत से मेरे साथी भी मेरे जो साथ के लिए कोशिश ये करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में लाए। जैसे केंद्रीय विद्यालय सरकारी है, उनका शिक्षा का स्तर ऊंचा है, सबकी कोशिश रहती है केंद्रीय विद्यालय पढ़ाए। ऐसे ही दिल्ली सरकार ने भी अपने स्कूलों को अच्छा कर लिया है। हर समुदाय के अंदर जो हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके अंदर कहीं ना कहीं जो जागरूकता की बहुत कमी है। इस जागरूकता की कमी के कारण जितना लाभ हर समुदाय को मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसे पिछले दिनों में हमने जानने की कोशिश की कि माइनॉरिटी के अंदर कितने लोगों ने इस बार फॉर्म भरे। सिर्फ 1500 आवेदन आपके 24 मार्च तक आए थे। 1500, जहाँ लाखों बच्चे पढ़ते हो वहाँ 1500 बच्चों के आवेदन आना, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा जागरूकता की कमी है। उसमें सभी समुदाय के 1500 कोई मायने नहीं रखते। जहाँ पे लाख से भी ऊपर आवेदन आते हो, लाख से ऊपर लोगों बच्चों को फीस वापसी मिलती है, वहाँ पे 1500। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोरोना के कारण और जो वेबसाइट थी उसके अंदर रुकावट आने के कारण जब ये पता लगा तो माइनॉरिटी कमीशन ने उसकी 1 महीना और आगे बढ़वा दिया है। तो अब ये 30 अप्रैल तक उसकी लास्ट डेट है फीस वापसी की।
तो मेरी सभी से गुजारिश है कि उसमें अपने समुदाय के अंदर अपने जो माइनॉरिटी के क्षेत्र में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप मेहनत करें और घर घर जाकर बच्चों को बताएं कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, आप माइनॉरिटी के हैं, आप फॉर्म भरिए, अगर दिक्कत आती है तो आप हमारे दफ्तर में भी आके भरवा सकते हैं। और इस तरीके के भी डाटा पे हम नजर रखेंगे कि समुदाय को कितने फॉर्म भरे गए, ये हम अगले हफ्ते तक और बारीकी से दिखाएंगे। माइनॉरिटी कमीशन जो है वो इसमें 6 धर्मों के मानने वालों को सम्मिलित किया गया, उनके हितों की रक्षा के लिए जो संविधान के अंदर विशेष रूप से उनके उत्थान के लिए जो नियम और कानून है उनके लिए माइनॉरिटी कमीशन निगरानी करता है और उस पर काम करता है, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी इनके उत्थान के लिए इनके बच्चे स्कूलों में सही ढंग से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, या ये उस समाज में सही प्रकार से रह रहे या नहीं रह रहे, या इनके लिए कि सरकार सुविधा दे रही या नहीं दे रही। और हमें ये लगता है कमीशन को सर्वे कराते हैं, स्टडी कराते हैं और ये लगता है कि उनके उत्थान के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाती है उसके विकास के लिए, माइनॉरिटी के विकास के लिए। अगर मानिए कि किसी इलाके के अंदर वो कोई डिस्पेंसरी नहीं है, पॉली क्लिनिक नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं, स्कूल नहीं है, या कोई भी ऐसी समाज में सुविधा चाहिए इनके इलाकों में, तो कमीशन उस पर सर्वे करता है, स्टडी करता है और ये लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है तो कमीशन उसकी रिपोर्ट बना के सरकार को सौंपती है और सरकार उस आधार पर वहाँ पर वो सुविधा प्रदान करती है। स्कॉलरशिप की बात की थी, किस तरीके से बच्चा जोड़ सकता है, किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरता है, क्योंकि बहुत सी परेशानी होती है। हाँ, इसमें ये बहुत ज़्यादा देखने में आया कि हमारे समाज में गरीब तबका है और जो गरीब है वो शिक्षा से बहुत ज़्यादा वंचित और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। मगर कई परिवार ऐसे होते हैं जो अपने स्कूल के बच्चों को जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, एक बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है और एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, वो टाई लगा के, बैट लगा के और बहुत सज धस के जाता है स्कूल के अंदर, तो हमारे गरीब के बच्चे भी ये देखते हैं कि भाई ये बच्चा इतना अच्छा जा रहा है, तो उनके परिवार के माँ बाप भी सोचते हैं काश मेरा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। तो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक सुविधा प्रदान की है जिसमें यह है कि आप फीस वापसी ले सकते हैं। किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, अपने बच्चों को 3 लाख रुपए तक का इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए और आप जितनी फीस जमा करते हैं वो फीस आपको वापसी मिल जाए। क्या जागरूकता के लिए भी कुछ आप अभियान कर? हाँ, जागरूकता के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई भी समाज का जागरूक व्यक्ति जो समाज के लिए काम करना चाहता हो तो वो हमारे माइनॉरिटी कमीशन में आए। हम अपने सदस्य बनाते जो काम करने वाले पीस कमेटी के हैं, इस पीस कमेटी में किसी भी धर्म को मानने वाला सदस्य बन सकता है।